राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के ये प्रशिक्षण व्याख्यान माला में आप सभी शिक्षक मित्रों को नमस्कार। चूँकि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT यूपी द्वारा विगत कई माहों से आप लोग देख रहे होंगे कि कई विषयों पर अपने विशेष व्याख्यान प्रस्तुत कराए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे इस परिषद के माध्यम से जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं उन तक हमारी विषय की जो समझ है, जो हम लोगों की विषय के प्रति अवधारणाएं हैं, जो उसकी प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसको हम सभी तक पहुँचे। उसी व्याख्यान माला के क्रम में आज का विषय मुझे भी प्रदान किया गया है। मैं अपना सामान्य परिचय आप लोगों तक करा दूं। मैं अरमापुर PG कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में हैं। आज का विषय है इतिहास का अर्थ एवं महत्व। इसी विषय पर हमें व्याख्यान देना है आप लोगों तक। तो इस क्रम में हम आप लोगों से पहले छोटी सी चर्चा करेंगे कि किसी विषय का अर्थ का संदर्भ आप लोग या सामान्य रूप में जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी समझते हैं कि किसी विषय को एक परिभाषा में या किसी एक शब्दावली में बांध देना आसान काम नहीं है। इसीलिए इतिहास को एक इतना व्यापक शब्द अपने आप में लिए हुए है, जिसको हम किसी शब्द सीमा अथवा एक परिभाषा में बांधकर उसके पूरे व्यापकता को हम समाहित नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमको यह विषय पढ़ना ही है और अपने छात्रों तक या समाज के जो भी शिक्षक वर्ग है, या इतिहास एक ऐसा विषय जो हर व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। चूँकि इसी विषय पर हम लोग आज व्याख्यान देंगे, तो इसको एक परिभाषा में हम बांधकर ये कह दें कि नहीं ये संपूर्ण परिभाषा है और ये विषय की संपूर्ण बात को प्रदर्शित करता है, यह कहना भी विषय के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आज इतिहास की परिभाषा पर ही व्याख्यान देंगे। क्योंकि आप लोग सभी लोग इतिहास से जुड़े होंगे, इतिहास पढ़े भी होंगे और सबके इतिहास के प्रति अपनी विशेष अवधारणाएँ होंगी। वो आज आप लोगों के साथ उन्हीं अवधारणाओं को यहाँ पर भी प्रस्तुत किया जाएगा। उसी क्रम में हम आप लोगों से यह बात बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इतिहास का अर्थ कैसे लेंगे। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहासकार और इतिहास के जो साक्ष्य हैं उसके बीच जो अंतर संलाप होता है और अंतर संवाद भी जो होता है, उनके बीच जो इतिहासकार जो साक्ष्यों को जो अपने आप गवेषणा करके, जो अपने आप उसका विश्लेषण करके जो समाज के सामने प्रस्तुत करता है, उसी को हम इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं। चाहे हिस्ट्री राइटिंग में कोई भी इतिहासकार हो, आप देखेंगे कि इसी वजह से एक इतिहास दर्शन, हिस्टियोग्राफी शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब इतिहास की परिभाषा और उसका स्कोप, उसका नेचर, उसका स्वभाव जब हम पढ़ेंगे, उसके अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़ेंगे, तो इतिहास दर्शन नाम दिया गया। यानी इतिहास को एक फिलॉसफी के रूप में देखा गया, एक ऐसा दर्शन जिसमें ज्ञान के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम इतिहास को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं या किस रूप में, एक ऐसा दर्शन है, दर्शन से इसको जोड़ सकते हैं। उसी क्रम में हम आज लोग बात करेंगे इतिहास की परिभाषा। यानी इतिहास शब्द जो है इति धन हा धन आस, 3 शब्दों से मिलकर बना है और इन 3 शब्दों का अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ था। यानी इतिहास शब्द को हम देखें तो इति धन हा धन आस, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अब निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, यह बात कहना एब्सोल्यूट टर्म में क्या इतिहास की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। कुछ जो साइंटिफिक विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि इतिहास कभी निश्चितता का बोध नहीं कराता। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उसमें इतिहासकार के विचार और उसके जो अपने चिंतन होते हैं वो इतिहास लेखन में अपने को उसमें समाहित कर लेता है, जिसके कारण इतिहास की जो मूल स्वरूप है या मूल संरचना है उसमें इतिहासकार की मूल बातें उसमें पहुंच जाती है, जिससे इतिहास के जो मूल तथ्य हैं, जो इतिहासकार जैसा समझता है उसी तरह इतिहास लेखन करता है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास संपूर्ण रूप से निष्पक्ष है अथवा उसमें किसी भी तरह का जो बात इतिहासकार द्वारा कह दिया गया वो अंतिम सत्य है।
तो बहुत सारे थिंकरों ने, बहुत सारे इतिहासविदों ने, बहुत सारे जो इतिहास लेखककार हैं उन लोगों ने इस पर अपना मंतव्य रखा। उसी क्रम में एक हम मंतव्य रखते हैं आचार्य दुर्ग का, जिन्होंने निरुक्तक भाष्य वृत्ति में इतिहास की व्याख्या की थी। और उन्होंने कहा था कि इति हैव मासीदिति यत् कथ्यते सह इतिहास, यानी वही बात इसमें भी समझ में आ रही है कि वो यही कहना चाहते हैं। इसका अर्थ अगर हम देखें कि इति हैव मासीदिति यह कथ्यते स इतिहास, यानी कि अगर हम यह देखते हैं कि इस संस्कृत शब्दावली की अगर हम व्याख्या करें तो यह होता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था या इस प्रकार घटित हुआ था, ऐसा अगर कोई बोध कराता हो, अगर ऐसी कोई चीज़ें बोध कराती हों जो विषय बोध कराता हो, उसको हम इतिहास कहते हैं। यानी पूर्व में हमारे मानव जीवन या मानव विकास के क्रम में या मानव इतिहास के क्रम में जो हमारे वर्तमान से पूर्व में जितनी भी घटित घटनाएं हैं, अगर उस घटनाओं को हम हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहें और ऐसा बोध हमें करा रहा हो, तो ऐसे शब्दावली या ऐसे विषय को हम इतिहास के रूप में रखने का प्रयास किया है। ये आचार्य दुर्ग एक थिंकर हैं जिन्होंने अपना वक्तव्य इन्होंने दिया था, उस पर इन्होंने इस तरह की बातें कही थी। फिर हम देखते हैं इतिहास का इतिहास, मतलब इस हिस्ट्री का हिस्ट्री कैसे है, यानी इतिहास का इतिहास कैसे आया, किस तरह से शब्द आया, किस तरह से इसकी व्याख्याएं हुई, कहाँ से प्रचलन होता है। तो ग्रीक में एक हिस्टोरे शब्द का प्रयोग होता था। यह हिस्टोरे शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में इसलिए होता था, जो वहाँ का वाद विवाद का निर्णय करने वाला जो व्यक्ति होता था, वाद विवाद का जो निर्णय करने वाला व्यक्ति, उसके लिए हिस्टोरे शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में ग्रीक लोगों ने, यूनानियों ने बाद में इसी शब्द को बाद में हिस्ट्री शब्द से जोड़ दिया। और सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला हेरोडोटस होता है। यह भी एक यूनानी इतिहासकार है, ग्रीकन इतिहासकार है, जिसको आप देखेंगे जिसने सर्वप्रथम इतिहास को हिस्ट्री शब्द दिया और इसे इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता के रूप में भी संबोधन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया था तो वो अपने इस अर्थ में किया था, प्रयोजन और अनुसंधान के रूप में। यानी वह प्रयोजन और अनुसंधान, यानी पूर्व के जो हमारे विरासत में या जो हमारे पूर्व के राजवंश या राजावलियाँ थीं, उनके अन्वेषण अनुसंधान यानी रिसर्च के रूप में जब वो कार्य कर रहा था, तब उस शब्द का प्रयोग किया था हिस्ट्री के रूप में, कि हम उसके पूरे जो भी हमारे राजनीतिक जो राजवंश रहे हों, जो वीर शूरवीर रहे हों, उनके विषय में जब हम शोध कार्य करना चाह रहा था, उस संदर्भ में इस तरह की चीज़ों को उसने प्रयोग किया था। और उसने सर्वप्रथम इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। हालांकि अब ये कहा जाए कि भारतीय वाङ्मय में इतिहास शब्द का उल्लेख था या नहीं था, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में भी इतिहास शब्द के बोध मिलेंगे। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से भी मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो संकलन हो रहा था इतिहास के रूप में, वहाँ पर एज एक विषय के रूप में नहीं संकलन हो रहा था। जो भी हमारे यहाँ होता है वो श्रुति परंपरा के रूप में संकलन हो रहा था, और किसी न किसी कथानक, किसी न किसी ऋचाओं या किसी न किसी जो वेद की जो हमारे श्रुतियाँ हैं या सूत्र हैं, वो किसी न किसी को समर्पित करके लिखे जा रहे थे। तो यानी यह समर्पण किसी के लिए है, यानी किसी न किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी देवी या किसी भी उपासक के लिए हो रहा हो। तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी संकलन की प्रक्रियाएं थीं, लेकिन तिथि निर्माण की प्रक्रियाएं हमारे यहाँ नहीं थी, जिस वजह से विदेशी इतिहासकारों ने हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा को कहा कि भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था या इतिहास लेखन की बोध नहीं थी। लेकिन अगर हम पुराणों में जाएं तो इतिहास शब्द हूबहू मिलता है और इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो कृष्ण के जो व्याख्यान देते हैं, अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उसमें भी इतिहास शब्द का उल्लेख करते हैं। कई प्रसंगों में उन्होंने इस तरह के इतिहास शब्द का उल्लेख किया है। तो हमारे प्राचीन वाङ्मय बाद में रहता है स्मृति ग्रंथ, स्मृतियों में भी हमें बहुत सारे इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन वाङ्मय में भी इतिहास शब्द का उल्लेख था। और चूंकि हम इतिहास को किसी न किसी कालखंड के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर उसका टाइम निर्धारण नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बाद के विदेशी इतिहासकारों ने या विदेशी थिंकरों ने कहा कि भारतीयों का इतिहास बोध नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ काल गणना जो है किसी तिथि के आधार पर नहीं किया जाता था। सूर्य चंद्रमा की जो गति होती थी, कलाएं होती थी, उनके आधार पर, पक्ष के आधार पर, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या युगांतर के आधार पर जो घटनाएं थी हमारे यहाँ, युग का जो संकल्प था, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, इस आधार पर
हमारे यहाँ जो व्याख्याएं हुई या जो हमारे पात्र हुए इतिहास के, उस रूप में देखा गया इतिहास के रूप में। तो अगर हम पूरे देखें कि फॉरेन वालों के जो इतिहास लेखन है, जो विदेशी थिंकर हैं उनके इतिहास लेखन और हमारे इतिहास लेखन में मूल विभेद यही आता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अगर हेरोडोटस की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड से अगर इतिहास संकलन अगर विदेशों में होता है तो उससे पहले हमारे यहाँ था, लेकिन तिथि निर्माण की घटना के क्रम से चूंकि विदेशियों ने पहले इस चीज़ को शुरू किया था, इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम इतिहास लेखन की नींव रखी। अब हम बताते हैं कि इतिहास की जो अर्थ बता रहे, इति धन हा धन आस, यानी इन 3 शब्दों से मिला है, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ यही होता है। अगर हम देखेंगे कि इति धन हा धन आस, यानी इतिहास का यह बोध करा रहा है कि ऐसा ही हुआ था। जो भी थिंकर, जो भी इतिहासकार, जो भी पूर्व के चिंतक रहे हैं, उन लोगों ने जो इस तरह के बोध लेके आए, इस तरह के लेखन शैली में अपने लेके आए, उस तरह का जब बोध कराया यहाँ पर, तो उसको हम देखते हैं कि उसी परिपाटी को पालन करने वाले लोगों को इतिहासविद अथवा इतिहास की परिभाषा के रूप में देखा गया। अब हम इसके थोड़ा सा देखते हैं कि इतिहास को किस किस रूपों में कौन कौन लोगों ने देखा। तो कुछ लोगों ने कहा इतिहास एक स्टोरी है। क्या है? इतिहास एक कहानी मात्र है। क्या यह शब्द उचित लगता है कि इतिहास एक कहानी मात्र है? कहानी मात्र का ये मतलब होता है कि कहानी तो कोई भी व्यक्ति मन गढ़ंत भी गढ़ सकता है, उसकी परिकल्पना पर भी आधारित हो सकती है, या किसी न किसी उसके विचार में कोई एक घटना घटी है, कहीं वो देख रहा है, उसके आधार पर लिख सकता है, उसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी दिखा सकता है। जैसे बाद में देखेंगे कि हमारे यहाँ भी कुछ डायनेस्टियाँ हुई, जिसमें बाण भट्ट को हम ले सकते हैं, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। उनमें देखिए कि कहा गया कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा। तो कई ऐसे रचनाकार मिलेंगे जो दरबारी कवियों के रूप में कहा कि वो जो लिख रहे हैं क्या वो इतिहास के रूप में देखा जाएगा? तो बिल्कुल इतिहास के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उसमें हमें कितने इतिहास के बिंदु रखे गए हैं, कौन से इतिहास के कथानक हैं, कितना उसमें उसकी प्रामाणिकता है। अन्य स्रोतों से जब हम उसका समग्र अध्ययन करते हैं और जो एक साथ जोड़ के हम उसका अध्ययन करते हैं, तब हमें ये चीज़ें लगती हैं कि नहीं, हाँ इसमें कुछ चीज़ें इतिहास के बिंदु की हैं, हम उसको निकाल के इतिहास के मानकों में रखना चाहेंगे। तो इसी क्रम में एक रेनियर होते हैं। रेनियर एक थिंकर हैं, विदेशी थिंकर हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक स्टोरी है, और उन्होंने परिभाषा दिया कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैन लिविंग इन द सिविलाइज सोसाइटी। यानी कि इतिहास सभ्य समाज में सन्निवेश करने वाले मानवीय अनुभवों की कहानी है। अब इन्होंने क्या कहा कि सभ्य समाज में सन्निवेश करने वाले यानी रहने वाले मानव के अनुभवों की कहानी है। यानी इतिहास को उन्होंने कहा कि वो इतिहास एक ऐसा विषय है जो मानव के अनुभव पर आधारित होता है, और उसी को उन्होंने इतिहास की परिभाषा के रूप में समाहित किया। अब अनुभव, बात ये होता है कि हम इतिहास को कैसे अनुभव के आधार पर रखेंगे। हमारा मान लीजिए एक मानव का जीवन काल, एक भी हिस्टोरियंस का जीवन काल कितना होगा, 60-70 काल अनुमान हम रख सकते हैं। तो क्या इन 60 साल 70 साल के अनुभव में वो जो देख रहा है उसी को इतिहास की बात रखी जाए? क्या उसके पूर्व में जो घटी गई घटनाएं जिसमें वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, अब फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे मानव के उद्भव से लेके वर्तमान तक के जो इतिहास का क्रम है, क्या उस 60 साल के बाद के जो काल के इतिहास है, जो अनुभव मानव का नहीं है, क्या उसके जो अनुभव विहीन जो इतिहास है, क्या उसको हम इतिहास की परिभाषा में नहीं रखेंगे? तो थोड़ी बहुत थिंकरों ने कहा कि नहीं। अब जैसे कि कोई हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर का स्ट्रक्चर है, और उस पर जो उस टाइम पीरियड का उकेरण शिल्प द्वारा, उसके भित्ति चित्रों पर जो उकेरण द्वारा शिल्प अंकित किया गया, जिसमें सामाजिक उत्सव का उल्लेख है, मान लीजिए किसी धार्मिक उत्सव का उल्लेख है, किसी देवी देवताओं का अंकन है, किसी सामान्य देश में ढोलक बजाते हुए आप देखेंगे खजुराहो का है, या उड़ीसा शैली के मंदिर में है जहाँ लिंगराज का मंदिर है, या आप पूर्व के देखेंगे दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली है, द्रविड़ शैली, उन मंदिरों में देखेंगे तो उस तत्कालिक समाज की जिस समय वो मंदिर की रचना हो रही है, क्या उसी तत्कालिक समाज के संरचना या उकेरण शिल्प द्वारा उस पर दिखाया जा रहा है? नहीं। हो सकता है कि उसमें हम देखते हैं, उसके जो प्रसंग को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पौराणिक प्रसंग भी देखने को मिलेंगे। विष्णु के दशावतार का भी उल्लेख मिलेगा, दशावतार का पूरा अंकन देखने को मिलेगा चित्रों में। हमारे यहाँ जो योगिनियों की कॉन्सेप्ट है, जो देवियों की कॉन्सेप्ट है, उनकी 64 योगिनियों का जो कॉन्सेप्ट है, उनको हम मंदिरों में देखते हैं। तो क्या ये उसी परिवेश में चल रहे थे? उसके बाद के जो हमारे उपनिषद, वेद, पुराण अथवा जो भी हमारे महाकाव्य हुए, उनमें जो कथानक वर्णन है, उनका भी उल्लेख वहाँ पर मिलता है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मानव के अनुभव का आधार है। यानी
ये ठीक है कि जितने टाइम पीरियड में हमने अनुभव किया, जो चीज़ों को देख रहे हैं उसको हम संकलित कर दिए और उसको एक टाइम वाइज संकलन कर दिए, उसको इतिहास हमने कह दिया, ठीक है। उस टाइम दौरान के इतिहास को हम बोध करा सकते हैं, उस समय कालखंड के आधार पर इतिहास का बोध करा सकते हैं। लेकिन जब संपूर्ण इतिहास की संरचना करनी होगी, जब इतिहास मानव के प्रारंभ से लेके मानव के आधुनिक स्वरूप तक का जब हम इतिहास की व्याख्या करेंगे, तो उस मानक में यह परिभाषा फिट नहीं बैठ रही थी। उसी क्रम में एक आते हैं हेनरी पिरेन, एक ये भी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी मात्र है। फिर इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने इतिहास की जो परिभाषा हुई उसमें थोड़ा सा इन्होंने उसको और परिष्कृत करने का प्रयास किया। जहां हम इतिहास को सिर्फ मानव के अनुभव तक देख रहे थे, इस परिभाषा में हेनरी पिरेन ने समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों तक लेकर आए। यानी अब इतिहास का दायरा परिभाषा के आधार पर इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। अब ये कह रहे हैं कि मानव के कार्यों उपलब्धियों का, तो कौन से मानव के कार्यों, जब मानव का उद्भव जब से हो रहा है और वर्तमान परिवेश में जो है यहाँ तक, यानी पूरे कालखंड को देखे तो ये समाहित कर रहा है। कब? जो एंशिएंट टाइम में, स्टोन एज में जो मानव रह रहा है, जो प्रागैतिहासिक काल में मानव जी रहा है, उसके अनुभवों, उसके कार्यों की उपलब्धियों का विवरण को लेकर, वर्तमान मानव के कार्यों और उपलब्धियों को लेकर सबको समग्र जब अध्ययन करेंगे, तब हम इतिहास को कहेंगे कि संपूर्ण समग्र अध्ययन को हम इतिहास की परिभाषा में रखने का प्रयास किया इन्होंने। इनके आधार पर होगा कि जो एंशिएंट टाइम के जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उस समय जो उसके कार्य हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हमें अगर इतिहास का जिस इतिहास का निर्माण कर रहे हैं वो इतिहास होगा। तो इनकी परिभाषा थोड़ा हमें उचित लगती है, क्योंकि ये इतिहास के एक व्यापक दायरे को जो मानव के कार्य क्रियाकलाप और अनुभव के आधार पर ले जाना चाह रहे थे, उस तक उन्होंने सीमित करने के। अब ये बात उठती है कि क्या मानव के क्रियाकलाप ही इतिहास का बिंदु हो सकता है? क्या मानव के अन्य लोगों के साथ अन्योन्याश्रित नहीं था? क्या मानव का जब कल्टीवेशन कर रहा है, फूड प्रोडक्शन कर रहा है, डोमेस्टिकेशन कर रहा है एनिमल्स का, तो क्या उस प्रक्रिया को हम इतिहास में नहीं रखेंगे? प्रश्न यहाँ उठता है। यानी अब इसमें और सुधार की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी कि मानव के क्रियाकलापों, उपलब्धियों के साथ, उसके साथ जितने अंतर संबंध रखने वाले घटक थे, उन सब का समग्र अध्ययन इतिहास में किया जाए, तो वो इतिहास में संपूर्ण परिभाषा को लेके आएगा। तो अब हम ये देखते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अब जब मान लीजिए कि जब मानव ने पशुपालन और कृषि का प्रारंभ किया, तो पशुपालन और कृषि का प्रारंभ भी तो इतिहास का बिंदु होगा, इतिहास का घटक होगा। यानी एक दूसरे के जो अन्योन्याश्रित का जो मानव के साथ वो पशु का जो उसकी फूड हैबिट के लिए या उसके फूड प्रोडक्शन के लिए या इरिगेशन या एग्रीकल्चर में जो भी वो प्रयोग करना चाह रहा है, जिस रूप में वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उन संपूर्ण के बीच जो एक अन्योन्याश्रित है, उन सबको भी तो इतिहास में सम्मिलित करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल मानव के क्रियाकलापों तक नहीं, मानव को प्रभावित करने वाला जो वातावरण है, जो पूरा पर्यावरण है, जो पूरा परिवेश है, जो मानव के साथ इंटरकनेक्ट रख रखा है, उन सबका समग्र अध्ययन जब मानव के इतिहास या मानव के विकास में करेंगे, तब वो जाके इतिहास के पैमाने में आके फिट बैठेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के दायरे जो है विभिन्न इतिहासकारों द्वारा, विभिन्न थिंकरों द्वारा उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये विषय बहुत गूढ़ है। इतिहास को किसी परिभाषा में व्याख्यायित हम नहीं कर सकते कि नहीं एक परिभाषा दे दी, उसी में हम समेट दें, उसी में हम उसको निश्चित मानक बना दें। लेकिन फिर भी हमें अध्ययन करना है तो उसकी एक परिभाषा देनी होगी। तो जब हम सारे थिंकरों के व्यू देख लेंगे, तो फिर एक हमारा निष्कर्ष आएगा कि सारे थिंकर हमें क्या कहना चाहते हैं, कि इतिहास का हम अर्थ क्या रखें, इतिहास की हम मूल व्याख्या क्या कर सकते हैं, उसको हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसी क्रम में एक आते हैं फ्रेंच अकादमी, एक हैं, वो थिंकर हैं ये भी। इन्होंने कहा कि इतिहास स्मरणीय वस्तुओं की कहानी मात्र है। अब इन्होंने कहा कि हमारे एंशिएंट में जितने स्मरण करने वाली चीज़ें हैं, जिस चीज़ों को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में हम सारी चीज़ों को समाहित नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा कि इतिहास राजा महाराजाओं और उनके वीर गाथाओं, उनके युद्धों और उनके उपलब्धियों का कहानी मात्र है। तो क्या यह संभव है? आज में देखते हैं इतिहास के कई सारे घटक हो गए हैं। राजनीतिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, जिसमें कला और वास्तुकला को भी हम रख सकते हैं। तो यह कह देना कि केवल मानव के उपलब्धियों का अध्ययन है या जो चीज़ हमारे दिमाग में स्मरणीय है उन्हीं का अध्ययन है, तो ये कैसे हो सकता है? संभव तो नहीं इतिहास में। यानी ये भी परिभाषा इन्होंने जो दिया, ये भी इतिहास के जो संपूर्ण घटक होने चाहिए, जो पूरे मानक होने चाहिए, उस पर भी ये फिट नहीं बैठी। लेकिन फिर भी इन्होंने एक दर्शन देने का प्रयास किया कि मनुष्य के जो स्मरण में रखने वाली वस्तुएं हैं, उसको इतिहास तक हम समाहित करने का प्रयास किए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इतिहास की अलग अलग थिंकरों ने अलग अलग परिभाषाएं अपने हिसाब से दे रखी। यानी इतिहास
को मैंने शुरू में ही कहा कि इतिहासकार और उसके स्रोतों के बीच जो अंतर संवाद चल रहा है, अंतःक्रिया चल रही है, और जो वो स्रोतों को, जो वो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनको किस रूप में वो समझ रहा है और किस रूप में उसकी व्याख्यायित कर रहा है, तो उस इतिहासकार के थिंकिंग और तथ्यों के अंतर संवाद के बीच इतिहास हमारा लेखन जो है, इतिहास का जो हमारा परिभाषा है, उसी के इर्द गिर्द फिट बैठता हुआ दिख रहा है। फिर इसी तरह हम देखें बहुत सारे इतिहासकार आए, इन्होंने इतिहास की ऐसी ऐसी परिभाषाएं दी, जैसे हम लोगों ने अभी विशेष थिंकरों का नाम लिया, चर्चा भी किया। उसी तरह कुछ इतिहासकारों ने कहा इतिहास एक ज्ञान है, नॉलेज के रूप में देखा। अब इतिहास को एक नॉलेज कहा, इतिहास के अर्थ और परिभाषा में कहा, जैसे हमने कहा कि इति धन धनास, ऐसा ही हुआ था। अब ऐसा ही हुआ था का बोध कौन कराएगा? ज्ञान कराएगा। कौन सा ज्ञान? जो एंशिएंट टाइम में हमारे पास ज्ञान रहे हैं, उनकी व्याख्या हमारे पास करा रहा है। तो अब उस तरफ हम देखें तो एक होते हैं सर वाल्टर रेले, ये एक फॉरेन थिंकर हैं, उन्होंने इस कहा कि इतिहास ज्ञान है। उनके अनुसार कहा कि सभी इतिहास का मूल उद्देश्य यह है कि अतीत की घटनाओं से हमें प्राप्त शिक्षा जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का पथ प्रदर्शन कर सके। यानी इन्होंने कहा कि इच्छाओं और कार्यों का पथ प्रदर्शन कर सके, किसके? मनुष्य के। किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। यानी इतिहास की परिभाषा इन्होंने कहा क्या है? एक ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा शिक्षा है जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं और कार्यों को प्रदर्शन या पथ प्रदर्शन कर सके। कैसे? पर अतीत के माध्यम से, अतीत की घटनाओं के माध्यम से अपने को पथ प्रदर्शित कर सके। यानी अतीत की घटनाओं से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा के आधार पर हम अपनी इच्छाओं और कार्यों का जो हम मार्गदर्शन करते हैं, उसको इन्होंने इतिहास के रूप में रखा। यानी इन्होंने इतिहास की जो मूल स्रोत देखने को हम कहें, अगर मूल बात कहें कि इन्होंने क्या इतिहास में समाहित करना चाहते, तो इन्होंने इतिहास को एक शिक्षा देखा, एक ज्ञान, नॉलेज के रूप में वेस्ट किया। और आप ये भी जानते हैं कि हम साइंस यानी विज्ञान को भी हम नॉलेज कहते हैं, जैसे साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। अगर हम उस परिभाषा में देखें तो इतिहास भी एक किसी न किसी घटनाक्रम का मानव के उद्भव से लेकर वर्तमान तक एक क्रमिक घटनाक्रम है, यानी क्रमिक अध्ययन है, एक के बाद एक हम उसके सिलसिले और ध्यान। इसलिए इतिहास की हम देखेंगे आगे महत्व जब हम बताएंगे तो उसमें आप लोगों को इसकी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, हिस्ट्री जैसे शब्द हम देखेंगे, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, प्रारंभिक इतिहास, फिर इतिहास, ऐसे शब्द आएंगे कि इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनके कालखंड के आधार पर हमने डिवाइड करके हम इतिहास की व्याख्या करते हैं। तो उसी आधार पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने इतिहास में मूल रूप से कहा कि इतिहास शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? अतीत के घटनाओं की, और अतीत की घटनाओं से हम शिक्षा लेते हैं और उस शिक्षा का हम अपने कार्यों और इच्छाओं के रूप में जिस तरह से भविष्य के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं, ऐसे विषय को उन्होंने कहा कि यह इतिहास है। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि इतिहास की परिभाषाओं में हर विद्वानों ने कुछ न कुछ नयापन लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐड कर रहे हैं। जब हम सभी का एक समग्र अध्ययन कर लेंगे तो इतिहास की मूल बात तक हम पहुंच के आएंगे और इतिहास की एक ऐसी परिभाषा देने का प्रयास करेंगे जिसको इतिहास के विषय की समझ हो सके कि इस दायरे में अगर हम परिभाषा रख देते हैं तो संपूर्ण थिंकरों का जब एक निचोड़ एक जगह आ जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, हाँ, इतिहास की इन मानकों पर अगर कोई चीज़ उतर कर आ रहा है वो इतिहास की व्याख्या को प्रदर्शित करता है। यह सिर्फ अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से है, ये विषय की समझ की दृष्टिकोण से है। किसी विषय को हम किसी परिभाषा में बांध नहीं सकते, उसका दायरा बड़ा होता है, उसका जितना ही उसमें हम जोड़ना चाहेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ साइंस, अब विज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, हमें अर्थशास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे, तो इस तरह देखेंगे कि इतिहास के कितने सारे घटक हो जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका हम इतिहास के अतिरिक्त पढ़ सकते हैं। उसका कुछ न कुछ इतिहास पढ़ेंगे, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, कुछ ना कुछ उसका अतीत होगा। उस अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। इस मतलब किसी भी विषय का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अतीत के संपूर्ण घटना का अगर समीक्षा कर रहे हैं वो इतिहास का घटक हो जा रहा है, यानी इतिहास का बिंदु हो जा रहा है। यानी इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी विषयों के साथ, उस सभी विषयों के तथ्यों को, सभी विषयों को उसको कहें कि उसको प्रदर्शित करने वाला, उसका जो स्रोत के रूप में है वो हमें इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। यानी इतिहास सभी विषयों का एक डेटा, अगर किसी भी चीज़ का हम आज आधुनिक युग में डेटा का खेल है, हम किसी न किसी दस्तावेज के बाद एक दस्तावेजीकरण है। जिस भी विषय का या जिस भी चीज़ों का हम दस्तावेजीकरण कर रहे हैं वो इतिहास है। चाहे हम इकोनॉमिक दस्तावेज है, हमारे यहाँ साल भर में एक बार आर्थिक समीक्षा निकलती है, वो भी एक क्या होता है, पूरे मानव के जितने आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। तो उसी लेखा जोखा का जो एक दस्तावेज हो रहा है वो भी इतिहास है, इकोनॉमिक इतिहास है। बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए हम कहेंगे कि पिछला जीडीपी हमारी इतनी रही है, वर्तमान की जीडीपी है, दोनों के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किसके आधार पर करेंगे?
पूर्व के घटित घटनाओं के आधार पर, पूर्व के विकास के आधार पर, पूर्व के ग्रोथ के आधार पर, पूर्व के समृद्धि के आधार पर करेंगे। तो उस समृद्धि का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं किस विषय में जा, इतिहास के भाग के रूप में जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतिहास को आप ये ना समझिए कि एक हम परिभाषा दे रहे हैं, उस परिभाषा में हम फिट बैठा दे रहे हैं और इतिहास की समझ और समग्रता उसमें आ जाएगी। तो इसी क्रम में है एक और थिंकर हैं, हम इजी वे में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो इतिहास समझ रखते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैसे इतिहास को हम एक परिभाषा में फिट कर रहे हैं, फिर उसका महत्व कैसे रखें, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह हम आते हैं एल राउस। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज अ एक्शन विच डिपेंड ऑन नॉलेज, यानी इन्होंने इतिहास को भी ज्ञान के रूप में देखा और कहा कि इतिहास ज्ञान पर आधारित एक क्रिया मात्र है, एक्शन है। इन्होंने कहा किसके आधार, नॉलेज के आधार पर एक एक्शन है। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, सिस्टमैटिक अध्ययन कर रहे हैं, वो नॉलेज होता है, ज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है, विज्ञान हो जाता है। विज्ञान की परिभाषा में भी तो ये था किसी विषय का सिस्टमैटिक नॉलेज। तो जब हम सिस्टमैटिक नॉलेज कर रहे हैं तो वो भी नॉलेज है। तो सिस्टमैटिक शब्द अगर जुड़ जाए किसी भी नॉलेज में तो वो क्या हो जाता है, विज्ञान की परिभाषा में आ जाता है। और नॉलेज की परिभाषा में तो चाहे हर तरह का हो, कैसा भी ज्ञान हो, तो उसको हम विज्ञान नहीं कहते। विज्ञान के लिए एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए, एक निश्चित मानक होना चाहिए, एक लेबोरेटरी में उसका एक निश्चित निष्कर्ष आता है, उस निष्कर्ष के आधार पर हम उसको कहते हैं कि विज्ञान है। और इतिहास में अगर हम देखते हैं कि इसके लिए कोई किसी चीज, मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, उत्खनन से हमें कोई मूर्ति मिली और आज से 5000 साल पहले की मूर्ति है, तो अब जो इतिहासकार है 5000 साल पहले तो है नहीं, तो आज के परिवेश में देखेगा कि मूर्ति में किस तरह की बनावट है, किस तरह की भाव भंगिमाएं हैं, किस तरह का वस्त्र है, किस तरह का आभूषण है, किस तरह का पहनावा है, किस तरह का उसका हेयर स्टाइल है, किस तरह का उसका जो भी पहनने का डेकोरेशन है। तो उसके आधार पर अगर हम देख के आज के किसी भी समाज से उसकी तुलना करेंगे उस मूर्ति का, अगर उस समाज से उसका कुछ मानकों तक अगर उसमें साम्यता आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो वर्तमान समाज है, जो वर्तमान समाज के लोग हैं, उस टाइम पीरियड में भी लोग इस तरह के इस्तेमाल करते थे, वो हमारे फोरफादर हैं। तो हम उनके आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो ये मूर्ति है हमारे आज की संस्कृति की कंटिन्यूटी को दिखा रही है, यानी वो मूर्ति हमारे इतिहास के संरचना में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ये एक पुरातत्व हमें दिखा सकता है। यानी हम उस 5000 साल पहले की घटना में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब आप लोगों के सामने देखे होंगे, पढ़े होंगे, जब उनका मार्शल द्वारा जब उत्खनन में रेलवे लाइन बिछाने में जब उस टीले का उत्खनन होता है, तब उसमें वो सभ्यता आती है, उससे पहले कोई नहीं जानता है। लेकिन जब उसका समग्र अध्ययन किया जाता है उत्खनन के बाद में, तो जो सारे आप देखिए उसमें एक मूर्ति लेडी की इसमें मिली जिसमें सिंदूर का अंकन है, धौलावीरा में देखिए। अब कई ऐसे जगह नसौरों से भी है, कई ऐसे मूर्तियों से, कई ऐसे पुरातनों से मिला हुआ है। कालीबंगा है जहाँ पर देखेंगे जले हुए अनाज के दाने, यज्ञ की वेदिकाओं का उल्लेख है। तो इस यज्ञ की वेदिका मिल रही है उत्खनन में। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं, हम उस टाइम पीरियड में नहीं है, लेकिन आज भी यज्ञ की वेदिकाएं हमारे यहाँ हैं, उस टाइम भी यज्ञ की वेदिकाएं हैं। हमारे ऋग्वेद में यज्ञ की वेदिका का उल्लेख मिल रहा है, वर्तमान में भी यज्ञ की वेदिकाएं हमें देखने को मिल रही है। अगर सभी का सामंजस्य स्थापित कर दें तो यह कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड का जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे रहा है, साहित्यिक एविडेंस दे रहा है, दोनों को अगर समग्र अध्ययन कर दे रहे हैं तो हमारे इतिहास के बीच में एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक निष्कर्ष और एक तार्किक निष्कर्ष के रूप में आ रहा है। इसलिए हम इस चीज को काट नहीं सकते। और यह सत्य है कि यह इतिहास के बोध के रूप में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जब इतिहासकार उसका समीक्षा करके जब सामने लेके आता है तो इतिहास को उद्घाटित करके रखता है। और देखिए होंगे इसका परिणाम है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, आप लोग जानते हैं। बाद में आप लोग इस चीज को और भी आगे देखेंगे। फिर हम इसमें आते हैं, इतिहास एक समाज विज्ञान है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास जो है एक सामाजिक विज्ञान है। अब सामाजिक विज्ञान तो है ही, सामाजिक विज्ञान के रूप में ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे सामाजिक विज्ञान है, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी समाज के उत्थान, प्रगति और पतन, 3 शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया कि किसी भी समाज के उत्थान, प्रगति और पतन का हम अध्ययन इतिहास में करते हैं, इसलिए इतिहास सामाजिक विज्ञान है। तो आप बताइए, क्या इतिहास को हम सामाजिक विज्ञान के दायरे में सीमित कर सकते हैं क्या? क्या इतिहास को एक समाज के अध्ययन तक ही सीमित कर सकते हैं क्या? अगर समाज के सीमित तक कर सकते हैं तो क्या समाज को प्रभावित करने वाला जो राजनीति है, क्या उसको हम इतिहास में नहीं रख सकते क्या? क्या इतिहास में जो अर्थ के आधार पर मानव के संपूर्ण गतिविधियों का, मानव के संपूर्ण डेवलपमेंट जो अर्थ है, इकोनॉमी है, जो हमारे मानव के संपूर्ण सामाजिक संरचना का वर्गीकरण कर रहा है और उस सामाजिक संरचना के आधार पर जो विभेद कर रहा है, क्या उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो क्या अर्थ हमारे इतिहास का बिंदु नहीं होगा क्या? क्या उसमें जो हमारा धर्म है, धर्म का आधार यहाँ
सिर्फ मान उपासना पद्धति से है, जिस व्यक्ति को जिसके प्रति श्रद्धा भाव है और उसके प्रति जो जो मोरलिटी है, जो नैतिकता है, उस व्यक्ति को उसकी उपासना से उसको प्राप्त करता है, वो धर्म के आधार पर जो धारण करने का प्रयास करता है, उस नैतिकता को जो धारण करता है वही धर्म है। यहाँ धर्म का संदर्भ यहीं से लेना चाहिए। और इसी प्रकार क्या संस्कृति, जो कला, जो हमारे उस समय क्या संरचनाएं हैं, जो हमारे उस समय की कलाकृतियाँ हैं, जो हमारे उस समय का वेश परिधान है, परिधान है, आभूषण है, जो भी डेकोरेशन है जो मानव से संबंधित है, क्या वो इतिहास के बिंदु नहीं होंगे क्या? तो देखते हैं कि इन्होंने इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान तक सीमित करने का प्रयास किया। अब सामाजिक विज्ञान अरे अगर सामाजिक विज्ञान में रखेंगे तो सारे घटक आएंगे, इतिहास भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा, समाजशास्त्र भी आएगा, उसमें हमारा धर्म भी आएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं समाज के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो एक पैमाने के आधार पर देखें तो ठीक है कि सामाजिक विज्ञान में चीज़ें, लेकिन अगर समाज के अध्ययन तक सीमित रखें तो ये थोड़ा सा जो परिभाषा होगी वो समाज के बस दायरे तक रखने से इतिहास को संकुचित कर रही है। इसलिए इतिहास जो है केवल समाज का ही अध्ययन नहीं है, समाज के साथ अन्योन्याश्रित जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे अर्थ हो, धर्म हो, राजनीति हो, जो संस्कृति हो, सभी को अंतर संबंध रखने वाला जो भी बिंदु होगा वो इतिहास के अंतर्गत आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इतिहास जब पढ़ते हैं तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चारों परिभाषाओं के रूप में, चारों मानकों के रूप में, चारों आयामों के रूप में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसी तरह एक सर चार्ल्स पर्थ हुए, ये भी एक विदेशी थिंकर हैं, सर चार्ल्स पर्थ हुए। उन्होंने कहा कि इतिहास मानव के सामाजिक जीवन का विवरण मात्र है। उन्होंने कहा क्या है कि इतिहास मानव के सामाजिक जीवन का विवरण मात्र है, और यहाँ सामाजिक जीवन का संदर्भ है मानव के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों के अन्वेषण से है, जो समाज के संवर्धन में सहायक अथवा बाधक सिद्ध हुए हैं। ये थोड़ी सी परिभाषा को और विस्तृत दिए। जो समाज तक सीमित था उसमें समाज की इन्होंने सामाजिक आयाम को इन्होंने और व्याख्यायित किया, और इन्होंने मानव के जो सामाजिक जीवन है उसमें सारे घटक को डाला, जब तक हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी इन सारे तत्वों को मिला दें, और इन सारे तत्वों का जो अन्वेषण होगा और उसके आधार पर जो संवर्धन होगा, जो मानव के विकास का संवर्धन होना, यानी समाज के संवर्धन होगा, विकास में जो सहायक होगा, जो उसके समाज के संवर्धन में सहायक हो या बाधक में हो, दोनों में। आप देखेंगे इतिहास में जय और पराजय दोनों का हम अध्ययन करते हैं, उसी तरह उसके वर्धन और ह्रास दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक संरचना में अगर इन चारों के आयामों के उत्थान और पतन का अध्ययन करते हैं, वह विषय इतिहास के रूप में होता है। यानी ऐसे विषय को इन्होंने इतिहास की थोड़ा और समग्रता को व्यापक रखा, और इतिहास की जो मूल ढांचा है, यानी मूल जो संरचना है, मूल भाव है, जो इतिहास का मूल अर्थ निकल के आना चाहिए, वहां तक इस इतिहास को ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ तक आते आते इतिहास की परिभाषा में हमें राजनीति भी आ गई, समाज भी आ गया, धर्म भी आ गया, अर्थ भी आ गया और संस्कृति भी आ गई। यानी सभी जो इतिहास के घटक हैं सभी इतिहास की परिभाषा में आ रहे हैं। तो सर चार्ल्स पर्थ तक आते आते हम देख रहे हैं कि जब सर चार्ल्स पर्थ जी हैं, इन्होंने इतिहास को संपूर्ण जो व्याख्या में जो समाहित होने वाले घटक हैं उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। अब हम आते हैं कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा कि इतिहास मात्र विचारों का अध्ययन मात्र है। इतिहास क्या है? विचारों का अध्ययन मात्र। आप लोग पढ़े होंगे कालिंगवुड का नाम पढ़े होंगे। इतिहास जीएस पांडे हुए, गोविंद चंद पांडे हुए, ये भारतीय इतिहासकार हैं। इन्होंने भी कहा कि इतिहास जो है विचारों का अध्ययन है। हीगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हीगल ने तो विचार को ही प्रधानता दी अपने पूरे इतिहास में। और कार्ल मार्क्स का नाम देखो, उन्होंने भी विचार को प्रकट नहीं की, लेकिन उन्होंने विचार से पहले क्या रखा? घटना को रखा। अब जब कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स और हीगल जो दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। हीगल जी कहते हैं कि कोई भी अगर घटना होती है उससे पहले हमारे दिमाग में एक विचार आता है और फिर उस विचार को हम उसको घटना के रूप में परिणति देते हैं, वो परिणति ही इतिहास है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा में पहले विचारों को महत्व दिया। अब पूछो कैसे कि महत्व दिया? कहा कि अगर हमें कोई काम करना है मान लीजिए, तो पहले हम उसका अपने मन में एक प्लानिंग बनाते हैं, एक थिंकिंग करते हैं, एक सोचते हैं, इसके बाद हम उसके ऊपर क्रियान्वयन करते हैं। यानी पहले विचार आया, फिर इसके बाद क्रियान्वयन आया, यानी एक्शन आया। पहले हमारे दिमाग में क्या है? थिंकिंग आई, फिर एक्शन आया। तो हीगल ने पहले थिंकिंग को महत्व दिया, इसके बाद एक्शन आया। जो एक्शन आ रहा है, थिंकिंग और एक्शन के बीच का जो अध्ययन है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो इतिहास है। इनके कहने का मतलब है कि इतिहास विचारों का इतिहास है। जितना है सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, धार्मिक हो, सारे विचारों मात्र तक इतिहास को सीमित करा। और जस्ट कार्ल मार्क्स इसको पलट देते हैं घटना को। कहते हैं कि जब कोई घटना घटित होती है तब हमारे अंदर कोई विचार आता है। जैसे कहा कि जब कोई अन्वेषण था, वैज्ञानिक था, देखा कि पक्षी आकाश में उड़ रही है,
तो वो घटना उसके दिमाग में घटी कि पक्षी उड़ रही है, तो उसने क्या किया, हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, यानी उसने हवाई जहाज बनाने का कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो आप सोचिए कि देखिए कहाँ पर, जहाँ कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पहले घटना महत्वपूर्ण है तब उसके अंदर विचार आएगा, वहीं हीगल कह रहे हैं कि पहले विचार आएगा फिर हम उसको एक्शन में रूप में लेके आएंगे। तो दोनों के बीच देखिए एक विरोधाभास है, लेकिन मूल दोनों का एक है, दोनों को समग्र कर देंगे तो इतिहास का ही बोध करा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने इतिहास में विचारों को, इन लोगों ने इतिहास में विचार को महत्व दिया कि जो भी इसमें एक आपको हम देखते हैं कुछ इतिहासकार होते हैं जिनका कि इतिहास समझे हुए, इटली के एक महान चिंतक हुए क्रोंचे, इन्होंने कहा कि इतिहास जो होता है समसामयिक होता है। अब समसामयिक होता है, उन्होंने समसामयिक की परिभाषा के रूप में हम क्या देखेंगे, उनके कहने का मतलब ये होता है कि जब जो भी इतिहास के बिंदु होते हैं, जो भी इतिहास की घटनाक्रम होता है, जब इतिहासकार उसका उल्लेख करता है या जो उस टाइम पीरियड में किसी स्ट्रक्चर, किसी वास्तु या संरचना का जो निर्माण होता है, वो उस काल के, उस कालखंड के, उस परिवेश के संपूर्ण चीज़ों का उसमें सम्मिलन होता है और उसके पूर्व का सम्मिलन होता है। अर्थात उस समय के जो कालजयिक होता है, समसामयिकी जो होती है, यानी जैसे हम मान लीजिए कि महाभारत काल में किसी ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख हो रहा है, तो वो ऐतिहासिक विवरण महाभारत के समाज के, मानव के इतिहास के जो उस परिवेश में घटित हो रहा होगा उसी का विवरण देता है। यानी इन्होंने कहा कि इतिहास समसामयिक होता है, जो उस वर्तमान में घटित होता है चीजें, वही हम उसको दस्तावेजीकरण कर देते हैं। इसलिए इतिहास हमेशा समसामयिकता का अध्ययन देता है, नहीं हमेशा उसी जिस टाइम पीरियड में वो चीज़ों का निर्माण हो रहा होता है उस चीज़ के हूबहू प्रतिकृति प्रदान करता है। तो इन्होंने एक तरह से भी परिभाषा को और थोड़ा सा इसमें जोड़ने का प्रयास किया कि जब भी कोई एविडेंस हमें मिलता है, चाहे पुरातात्विक हो चाहे साहित्यिक एविडेंसेस हो, तो जो उसमें विवरण मिलता हो, जो आप पुरातात्विक सर्वेक्षण में जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी हमें टूल्स मिलता है, तो उन सब को अगर हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के आधार पर अगर हम दोनों का अध्ययन कर लेते हैं, तो ये इस आधार पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा उस तत्कालिक समाज की संरचना का उल्लेख कर रहा है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि इतिहास समसामयिक होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक आगे आते हैं हमारे यहाँ श्री अकाट महोदय हैं। इन्होंने इतिहास के परिभाषा को थोड़ा और व्यापकता दिया, और अभी आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इतिहास में, उस तरह से हमें इतिहास की परिभाषा और उसमें देख रहे हैं उसकी जो उसके महत्व हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा। तो मतलब इतिहास की जो संपूर्ण मानक हैं, जो संपूर्ण प्रतिबिंब हैं, उसमें हमें देखने को मिलेंगे। श्री अकाट महोदय ने कहा कि इतिहास में अतीत की उन्हीं कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होता है, तथा वह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। इतिहास अब महत्व पर भी इन्होंने ध्यान दिया कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का क्या बोध होना चाहिए, इतिहास का क्या अर्थ होना चाहिए। इस पूरी परिभाषा में हमें देखने को मिल रही है कि इतिहास में हम अतीत की उन्हीं कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होता है तथा हमारे भविष्य की प्रभावित करता है। हमारे भविष्य को हम क्या करते हैं, जब कोई पॉलिसी बनती है, जब सरकार कोई पॉलिसी बनती है, तो उसके पीछे का उस पॉलिसी को बनाने से पीछे उस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का डेटा प्रस्तुत करना चाहती है। आप सभी जुड़े होंगे, सभी लोग इतिहास पढ़े होंगे, सभी कोई ना कोई घटना काम करते होंगे या कोई भी चीज़ें कर रहे होंगे, तो उसके पीछे का हम इतिहास, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिकल हिस्ट्री देखेगा आपका, अगर विज्ञान के पास जाएंगे, अगर किसी ने किसी रिसर्च के, अगर मोबाइल का आविष्कार हुआ है तो मोबाइल से आविष्कार से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, उसकी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कैसे, कंप्यूटर के बाद अबेकस ने किस तरह से एक छोटा सा यंत्र बनाया, फिर उससे आज हम सुपर कंप्यूटर तक गए। तो पूरे अगर हम जब भी कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे तो अबेकस से लेकर सुपर कंप्यूटर तक के पूरे मानकों का अध्ययन करेंगे, यानी पूरी हिस्ट्री अबेकस से लेके सुपर कंप्यूटर तक का जो इतिहास है उसके पूरे डेटा को हम अध्ययन करेंगे, तब कोई ना कोई नवीनता को लेकर आएंगे। तो यानी इतिहास हमें हमेशा किसी न किसी नवीन अन्वेषण के लिए और वर्तमान को सुदृढ़ बनाने के लिए, दोनों को, वर्तमान को सुदृढ़ बनाने के लिए, वर्तमान को सुखमय समृद्ध अथवा जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसको एक ज्ञान देने के लिए, और भविष्य के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए, भविष्य में की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन सब का जो है एक निचोड़ लेकर वहां पर आता है। इस पूरी परिभाषा में हम देखते हैं कि जो आक्साट महोदय हैं, इन्होंने पूरे इस परिभाषा में दिखाने का प्रयास किया कि अतीत उन्हीं कार्यों उपलब्धियों का उल्लेख करता है जो हमारे वर्तमान का आधार होता है, यानी वही इतिहास में जो हमारे वर्तमान का आधार है और हमारे भविष्य को प्रभावित करे।
इतिहास वही होगा जो हमारे वर्तमान के लिए आधार प्रस्तुत करे और भविष्य के लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन करे, कुछ न कुछ दिशा निर्देश दे। अतः इतिहास का अगर अध्ययन हम वर्तमान समाज के उपादेयता की दृष्टि से किया जाए तो हम कहेंगे कि इतिहास को एक समसामयिक विद्वानों ने स्वीकार किया है। यानी इतिहास को अगर हम पूरे के पूरे अब तक की व्याख्या को देखें तो उन्होंने समसामयिकता के आधार पर, हमने कहा ना कि इतिहास को समसामयिक कहा, क्रोंचे ने कहा जो इटालियन है, तो उस परिभाषा के आधार पर देखने को मिलता है। आगे अब हम बढ़ते हैं और थोड़ा इतिहास के परिभाषा के रूप में और इतिहास का जो अर्थ है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान के मध्य, अतीत यानी जो बीत चुका है, वर्तमान यानी वही जो हम जी रहे हैं, इसके बीच अनंत संलाप है। यानी एक दूसरे के बीच जो अनंत मानी अंतः क्रिया के रूप में एक दूसरे के बीच हमेशा अंतर संलाप हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, इसकी व्याख्या उन्होंने E.H. कार महोदय ने दिया कि इतिहास मुख्यतः इतिहासकार तथा तथ्यों के मध्य एक अंतः क्रिया है। मैंने आपको शुरू में ही ये बात कहा था कि इतिहास जो है इतिहासकार तथा तथ्यों के मध्य एक अंतः क्रिया है और यह एक अविच्छिन्न प्रक्रिया के आधार, जिसको एक प्रक्रिया है, जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, प्रक्रिया के आधार पर है, एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो अतीत तथा वर्तमान के मध्य हमेशा संवाद स्थापित करता है। अब कैसे करता है, अतीत और वर्तमान के बीच संवाद कैसे स्थापित करता है? मैंने एक मूर्ति का उदाहरण आपको दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर एक लेडी फिगराइन डांसिंग लेडी फिगराइन मिल रही है, उसके हाथों में बाजुओं में कंगन है, उसके जो हेयर स्टाइल है वो आज के आधुनिक युग में जो हमारे यहाँ हमारे जो स्त्रियां हैं, हमारे परिवेश के जो हमारे समाज के जो भारतीय परिधान की, तो जिस तरह के जूड़े का स्टाइल है, जिस तरह का जो उनके यहाँ उत्तरी धारण किए, जो वस्त्र धारण किए, वो सब उसमें देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि योगी की मूर्ति है तो वर्तमान में जो योगी के हमारे साहित्य में भी योगी की जो मूर्ति वहाँ से मिली है, जो अभी हमारे यहाँ योगी की मूर्ति मिली है, जो योगी की संरचनाएं वो वहाँ भी देखने को मिल रही है। तो यानी क्या है कि हम अतीत के आधार पर अतीत और वर्तमान के बीच अंतर संवाद हम कर रहे हैं। अगर वर्तमान के जो रहन सहन है और पूर्व के जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, साहित्यिक एविडेंसेस से जो चीज़ें मिल रही हैं, जब दोनों के बीच अंतर संवाद करते हैं, जब दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब इतिहास के घटक सामने आते हैं कि ये वही संस्कृति के लोग हैं जो आज हमारे यहाँ उसके परिष्कृत रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी जो प्रारंभिक अवस्था का जो परिणाम है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में, जो उन मूर्तियों में जो एक्सकवेशन से जो एविडेंस, जो टूल्स, जो तथ्य, जो फैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जो साहित्य में प्राचीन वांग्मय में जो उल्लिखित जो संदर्भ हैं, उन संदर्भों में जो उल्लेखित मिलके आ रहा है, उसी का उल्लेख करता है। हम छोटा सा एक उदाहरण देंगे कि जब हम ऋग वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो ऋग वैदिक काल में हमें यव यानी जौ, गोमूल यानी गोमूल यानी गेहूं जिसको हम बोल सकते हैं, गेहूं शब्द का, इन दो अन्नों के उत्पादन के ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। और ये कहाँ है? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी वर्तमान पश्चिमोत्तर सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है उस एरिया का है। और आज भी आप देखेंगे इस एरिया में यही मूल रूप से कृषि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं और जौ का कृषि आज भी पश्चिमोत्तर भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि मोटे अनाज की खेती होती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और वहाँ का जो पूरा परिवेश है वो इसी प्रकार का है कि इसी तरह के फसलों के यहाँ उत्पादन हो सकता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है कालीबंगा, रोपड़ जैसे कुछ पुरास्थल है जहां से हमें चावल के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं, चावल के। तो लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो गेहूं, ब्रीही शब्द चावल के लिए उत्पन्न हुआ है। वेद में उत्तर वैदिक काल में ब्रीही शब्द का उल्लेख होता है और ब्रीही शब्द का संदर्भ चावल से लेता है। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का जो काम है कि जो हमारे यहाँ सिंधु सप्त सारस्वत प्रदेश में जो निवास करने वाले लोग थे, उनका धीरे धीरे शिफ्टिंग गांगेय क्षेत्र में हो रहा है। अब गांगेय क्षेत्र में मैदानी एरिया है और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड जो है गांगेय क्षेत्र का है, जिसको 3 भागों में, अपर गांगे, मिडिल गांगे, लोअर गांगे में डिवाइड किया गया है। और इन गांगे में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। और यही देखिए कि उत्तर वैदिक काल में जब शिफ्टिंग होती है संस्कृतियों का, इधर से जैसे उत्तर वैदिक काल के लोग जैसे आते हैं तो इसी क्षेत्र का विवरण, गंगा शब्द का विवरण मिलने लगता है और इस क्षेत्र की एक्टिविटीज, ब्रीही, चावल शब्द मुख्य रूप में आने लगता है इस्तेमाल के रूप में। तो चावल यानी देखिए कि हमारे स्वांगमय में जो वर्णन मिलता है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से लाल किला, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, नो, जोधपुरा, जितने सारे पुरास्थल हैं, इन सब के उत्खननों से हमें चावल, राइस के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, जो गंगे घाटी के जो हमारे
पुरास्थल है उनसे इन चीज़ों के प्रमाण भी मिले हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और साहित्यिक एविडेंसेस को जब कोरिलेशन कर दे रहे हैं तो हमारे इतिहास का जो अतीत और वर्तमान के बीच जो हमारे जो प्रमाण हैं, जब दोनों को सामंजस्य बनाकर अध्ययन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जा रही। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम इतिहास में अगर अतीत की घटना का प्रमाण मिल जाए और वर्तमान के साथ उसकी साम्यता मिल जाए तो हम इतिहास का एक सुंदर निर्माण कर सकते हैं और इतिहास की व्याख्या को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि इतिहास विज्ञान और कला दोनों है। आप लोग जब पढ़े होंगे, बहुत सारे इसमें सभी लोग इतिहास पढ़े होंगे और उन्होंने ये देखा होगा कि इतिहास को विज्ञान और कला दोनों के रूप में कहा गया। वो इसीलिए कहा गया कि प्रामाणिकता के लिए वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग के आधार पर हमें जो C14 डेटिंग होती है उसमें राइस का हम जले हुए अनाज के दाने का C14 डेटिंग करते हैं तो उसके आधार पर तिथि हमें प्राप्त हो जाती है कि ये 3000 साल पहले, ये 7000 साल पहले है। इसीलिए आप देखेंगे कि लहुरा देवा पुरास्थल है जो अपने संत कबीर नगर में गांगेय क्षेत्र में ही आता है। आप लोग देखो वहाँ से 8000 साल पहले, 7 से 8000 साल पहले राइस के कल्टिवेटेड वेराइटी मिल रही है, यानी वाइल्ड वेराइटी नहीं मिल रही है, कल्टिवेटेड वेराइटी मिल रही है, यानी हम उसको डोमेस्टिकेट कर लिए हैं और विश्व में इतने पुराने नहीं मिलते हैं। बाद में कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, भारत में इतने पुराना कैसे जा सकता है, तो चीनी इतिहासकारों ने कहा कि यांगो घाटी में हमें 10,000 साल पुराने राइस का प्रमाण मिला। तो ये आपस में इतिहास में अंतर्द्वंद प्रमाणों के आधार पर चलता रहता है। लेकिन हम इन वैज्ञानिक विश्लेषणों से, जो वैज्ञानिक C14 डेटिंग से, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो उसके और साहित्यिक वांग्मय में जो उल्लेख होता है, तीनों का जब समग्र अध्ययन करके जब इतिहास का निर्माण करते हैं तो इतिहास अपने मूल अवस्था में और मूल जो इतिहास की व्याख्या होनी चाहिए उसकी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ परिभाषा के रूप में आता है। इसीलिए इतिहास को किसी विचारों के आधार पर इतिहास नहीं होना चाहिए। इतिहास हमेशा तथ्यों और फैक्टों के आधार पर होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता के आधार पर होना चाहिए, जिससे हम इतिहास की हूबहू व्याख्या कर सकते हैं, जिससे कि इतिहास में किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं लेना चाहते हैं, किसी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। जब इन तीनों का एक साथ समग्र अध्ययन होगा तो अकाट्य प्रमाण मिलेंगे और उसके आधार पर जब इतिहास की व्याख्या होगी तो इतिहास अपने मूल जो उसकी व्याख्या होनी चाहिए, जो मूल उस शब्द की संरचना की गई है, जो हमारे अतीत की जो मूल धरोहर है, जो उसको हूबहू उसी तरह प्रस्तुत करना, ऐसा ही हुआ था। जो इति धन हा का जो परिभाषा हम शुरू में ही आपसे बताए थे उसको चरितार्थ करेगा कि ऐसा ही हुआ था, यानी एब्सोल्यूट टर्मों में जब इन सबका समग्र अध्ययन करेंगे तो इस चीज का हमें वहां पर प्रमाण देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इतिहास के एक और है गार्डर हुए, इन्होंने भी एक परिभाषा इन्होंने दिया था कि इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। इन्होंने कहा कि इतिहासकार जो होता है अतीत के तथ्यों पर घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्णित घटनाओं को अर्थपूर्ण होती है, उसी को इतिहास में शामिल करता है। हमने अभी इसी चीज की व्याख्या की आप लोगों से, जो गार्डर ने कहा है कि इतिहास क्या है। इतिहासकार जो अतीत के तथ्यों के आधार पर एक परिकल्पना प्रस्तुत करता है और परिकल्पना प्रस्तुत करने के बाद जो अर्थपूर्ण परिकल्पना आएगी, जो अर्थपूर्ण निष्कर्ष समझ में आएगा, जो साहित्यिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक तीनों बिंदुओं पर जो खरा उतर के आएगा, जब उसको हम विषय के रूप में रखेंगे, ऐसे विषय को इतिहास के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास की अगर हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं तो इतिहासकार और तथ्यों के बीच एक अंतर जो संवाद चल रहा है उसी को हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इतिहास की संपूर्ण परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को कुछ विद्वानों ने कहानी ज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान तथा समसामयिक ज्ञान तथा अतीत वर्तमान के बीच अंतर संलाप के रूप में जो देखा है, इसी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अर्थात अगर हम संपूर्ण परिभाषा को इति धन हा धन हास का अगर व्याख्यायित करें, इसके अर्थ को व्याख्यायित करें, तो इतिहास वह विषय है जो मानव के अतीत है उसके बीच जो अंतर संबंध है, जो बीच मानव के अतीत के जो घटनाक्रम है और उसको प्रभावित करने वाले जो अन्य घटक हैं, इन सब के बीच जो अंतः संलाप हो रहा है, अंतः क्रियाएं हो रही हैं, जो अंतः संवाद हो रहा है, उन सभी को, जो मानव के पूरे इतिहास को प्रभावित करने वाला है, जो मानव के जीवन को प्रभावित किया है, उन सभी के अंतः अनुक्रिया को जब हम अध्ययन करके एक विषय के रूप में लेकर आ रहे हैं, वह इतिहास होता है। वह इतिहास हमेशा तथ्यों पर होना चाहिए,
जो वस्तुनिष्ठता के मानक पर खरा उतर के होना चाहिए, वो किसी न किसी कहानी अथवा मन गढ़ंत कथाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसके बीच साहित्यिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक तीनों में समन्वय स्थापित होकर आना चाहिए। जब ऐसे समन्वय स्थापित करके जब इतिहास का निर्माण किया जाएगा, ऐसे पूरे समग्र इतिहास को हम इतिहास की मूल बात या इतिहास की परिभाषा में फिट बैठ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है प्राचीन मानव के उसके उद्भव और विकास से लेके उसके संपूर्ण घटक जो उसके उद्भव और विकास में उसका सहायक हुए, उनके बीच अंतः अनुक्रिया और उसके बीच जो तथ्य हैं, जो उनके बीच जो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं, जो साहित्यिक एविडेंसेज हैं, जो उसके वैज्ञानिक विश्लेषणों से जो निष्कर्ष प्राप्त होकर आ रहे हैं, उन समस्त सभी का इस मानकों पर जो विषय का अध्ययन किया जाएगा, ऐसे विषय को हम इतिहास कहेंगे। यानी इतिहास मानव के संपूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन है जो उसके अतीत पर आधारित होता है और वर्तमान को दिशा निर्देशित करता है और तथा भविष्य के लिए योजनाएं प्रदान करता है। ऐसे विषय को हम इतिहास कह सकते हैं। इन संपूर्ण परिभाषाओं को अगर एकीकृत करके हम अगर देखें तो इतिहास वह विषय है जो अतीत के घटनाओं के आधार पर वर्तमान को दिशा निर्देशित करता है और भविष्य की योजनाओं को, भविष्य के लिए हमें एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऐसे विषय को हम इतिहास के रूप में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह इतिहास है। अब हम आएंगे इतिहास के महत्व के बारे में। अभी तक तो हम इतिहास की परिभाषाएं जो थिंकर दिए उसके बारे में देखें, हम 10 मिनट में इतिहास के महत्व के बारे में भी देख सकते हैं। अब देखिए कैसे। एक प्रोफेसर शेख अली हुए, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। अब इतिहास का महत्व इसी से आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर, कोई भी राष्ट्र अगर इतिहास की उपेक्षा करता है तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। यानी किसी भी राष्ट्र के लिए उसका इतिहास होना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। यानी वो राष्ट्र तभी होगा जब उसका कोई ना कोई इतिहास होगा। यानी इतिहास का महत्व क्या है? अगर किसी राष्ट्र के निर्माण में अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो देख रहे हैं कि इतिहास में हमें उस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर राष्ट्र के संरचना तक और राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप तक के संपूर्ण गतिविधियों का जो संश्लेषण है, जो समन्वय है, वो पूरे इतिहास को परिभाषित करना है। यानी इतिहास पर ही राष्ट्र का आधार टिका हुआ है। जब तक इतिहास नहीं होगा वो राष्ट्र नहीं होगा। ये शेख अली के अनुसार होता है। इतिहास हमारे लिए एक शिक्षा है। कैसे शिक्षा दे रहा है? अब हम आपको 2-3 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो घटनाएं होती हैं उसकी पुनरावृत्ति बाद में होती है। इतिहास में जो घटनाएं घटित होती है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इसीलिए इतिहास की उस घटनाओं से हमें सीखना चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्ति पुनः न हो और उसमें जो चीज़ें, जो दोष, जो गुण रह गए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर करके एक नई सृजनात्मकता ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 1830 और 48 में फ्रांस की राज्य की क्रांति होती है। 30 में और 48 में आप देखिए कि 30 में भी हुई, 48 में हुई, उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। 1905 में रूस की क्रांति होती है, 1917 में भी क्रांति होती है। तो वो घटनाएं एक दूसरे को पुनरावृत्त कर रहे हैं। अगर 1905 की घटनाओं से रूस ने सीख लिया होता तो 1917 में घटनाएं नहीं घटित होती। ऐसे अगर उस सीख को आधार माना होता, अगर इतिहास से सीख लिया होता तो इस तरह की शिक्षा, यानी इतिहास से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जो हमें अपने पूर्व में घटित घटनाओं को पुनरावृत्ति से रोक सकता है। हम इसीलिए किसी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी चीज़ का इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जो इतिहास में गलतियां हो गई वो भविष्य में ना हो, वर्तमान में ना हो, हम वर्तमान में ना कर सकते। इतिहास का महत्व ये दिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो पूर्व में जो हमने अध्ययन करके रखा है अतीत के रूप में, उस पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई थी क्या वर्तमान से साम्यता रख रहा है? वर्तमान में क्या उसी तरह के परिवेश बन रहे हैं? अगर परिवेश बन रहा है तो जो घटना हुई, जिस कारणों से हुई, उसको अभी से निस्तारित कर देते तो वो पूर्व की घटना के अनुसार अभी भी वो घटना ना घटित होती। यानी हम उसको पहले रोक सकते हैं। यानी इस तरह से हम इतिहास से एक ऐसी शिक्षा ले सकते हैं कि किसी भी दुर्घटना का होने के बोध से पहले भी हम उसका उपचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, युद्ध हुआ जापान में। क्या ऐसी घटना पुनः हो सकती है? उस घटना की भयावहता, उस घटना के सिचुएशन का अगर अध्ययन करें तो वर्तमान में उसमें ऐसी क्या हमले हो सकते हैं, उसका समग्र अध्ययन करके पूरे विश्व समुदाय को ये चीज़ सोचना पड़ रहा होगा कि नहीं, अगर ऐसा हम करते हैं तो इस तरह के जनमानस की हानि हो सकती है, पूरा पर्यावरण पर इस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, पूरे मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है। इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसीलिए देखिए कि परमाणु संधि होती हैं जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति पर इस तरह के उपकरण हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमें क्या दे रही है? एक तरह की शिक्षा ही दे रही है ना। तो हम इतिहास से एक इतिहास हमारा
क्या दे रहा है कि हम पूर्व में जो हमारी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी पुनरावृत्ति न करें। ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए कष्टदायी हो, जो हमारे लिए श्रेयस्कर न हो, ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं, उसके आधार पर हम उस चीज़ों को ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वाटर सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो बिना किसी भी इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किए हुए वो पूरे शहर को सप्लाई चेन के रूप में इस्तेमाल करता था और दूषित पूरे मतलब प्रदूषण मुक्त रखा था आज से 5000 साल पहले। तो आज उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करके शहरों में ये देख सकते हैं कि क्या हम पूरे पर्यावरण को उस तरह से सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं और जल निकासी की व्यवस्था भी कर सकते हैं और मानव के इतिहास में जो जिस तरह के पर्यावरण संकट आ रहे हैं उसको दूर किया जा सकता है। यह इतिहास से हमें शिक्षा मिलती है और यह हम इतिहास से सीखते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह रहे हैं कि इतिहास हमेशा न हमेशा किसी व्यक्ति का क्या महत्व है वो देख के आता है। इतिहास समाज के ज्ञान के रूप में देखने को मिलता है। राउत ने कहा कि समाज को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इतिहास का ज्ञान होना अपरिहार्य है, यानी उच्चतर शिक्षा अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए इतिहास का होना, बोध होना बहुत जरूरी है। अब हम किसी भी चीज़ का, अगर हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसका इतिहास जरूर हम पढ़ते हैं, बिना इतिहास का नहीं। अगर विज्ञान भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी इतिहास है, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी इतिहास है, भूगोल है उसका भी इतिहास है, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका भी इतिहास है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका भी इतिहास है, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका भी इतिहास है। कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत है और किसी भी विषय के शुरुआत से लेकर आज तक का जो संकलन है, उसका अध्ययन है, वो इतिहास का बिंदु है। इसलिए इतिहास हमेशा ना किसी विषय के ज्ञान को एकत्रित करके उसको समाज के सामने प्रस्तुत करता है और इतिहास ये बोध कराता है कि मानव के जीवन में जो पूर्व में घटित घटनाएं हैं उसके क्या विध्वंस हुए और क्या उसके उत्थान में आए, इन सबके समग्र अध्ययन करके पूर्व में घटित विध्वंस को पुनरावृत्ति न हो इस तरह की शिक्षा में देता है। इसी तरह एक सर टॉमस मुनरो हुए, उन्होंने कहा कि इतिहास का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने को सृष्टि से प्रारंभ से जीवित समझता है। यानी उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने को सृष्टि के प्रारंभ से जीवित समझता है क्योंकि उसके प्रत्येक उपलब्धियों की पृष्ठभूमि इतिहास में मिलती है और इतिहास के अभाव में समाज की संकल्पना संभव नहीं है। यानी अगर इतिहास का अभाव हो जाए तो उस इतिहास को अगर हम अभाव देख ले तो किसी भी समाज की संकल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। यानी किसी भी समाज का होने का बोध इतिहास के होने के बोध के साथ जुड़ा हुआ है। समाज का तभी बोध होगा जब उसका इतिहास होगा, जब उसके कुछ मानक होंगे, कुछ उसकी परंपराएं होंगी, कुछ उसके घटक होंगे जिसके आधार पर वो समाज संरचित हो रहा है, चल रहा है, संचालित हो रहा है और जिसको हम अपने विरासत के रूप में लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास हमेशा मनुष्य के किसी न किसी जो श्रेयस्कर, जो उसके जीवन को जो श्रेयस्कर बनाने का जो माध्यम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि अतीत का ज्ञान, परंपराओं का हस्तांतरण, मानवीय मूल्यों की समीक्षा तथा वर्तमान के आलोक में अतीत को प्रस्तुत करना, मानव के पूर्व की गलतियों को सुधार कर वर्तमान के भविष्य का निर्माण करना ही इतिहास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास की जो परिभाषा थी और जो उसका महत्व है वो हमेशा मानव के जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, उसके अतीत के साथ भी जुड़ा रहा, वर्तमान में भी उसका लाभ मिलेगा और भविष्य में भी उसका लाभ मिलेगा। इसी व्याख्यान के साथ आज की व्याख्यान माला समाप्त की जाती है। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।